हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एंशियंट हिस्ट्री जो आपको मैंने कल पढ़ाया था उससे संबंधित आज एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो आप एक नोट पैड लेकर बैठें और अपने आंसर को काउंट करते रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, या पुरातत्विक थे, या पुरा वनस्पतिक शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? तो क्या थे आप दोस्तों? इसमें से आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से मैं देखेंगे कि यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक, यानी दोनों थे ये, ठीक है। तो आप इसको आंसर दोनों आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सर दोनों थे, ठीक है। क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातात्विकविद भी थे, ठीक है। दोनों थे दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा और इनको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंसाइक्लोपीडिया, यानी कहने के मतलब होता है कि इसमें बताया गया है, ठीक है, कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे, ठीक है। बस दोस्तों, आपको बस इतना ही आपको इनके बारे में आपको पता रखना है, ठीक है। इसके बारे और कुछ नहीं देखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको आंसर पता है तो आप बताते जाएंगे, या फिर आप नोटपैड में आप उसको आंसर को काउंट करते जाएंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे किसने किया था। थॉमसन ने किया था, या लुबाक ने किया था, या टेलर ने किया था, या चार्ल्स ने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा होगा थॉमसन ने इसको किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किए थे, ठीक है। थॉमसन ने किए थे। किसने किए थे? थॉमसन किए थे। यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का जो त्रियुगीय विभाजन किया था उस किसने किए थे? थॉमसन ने किए थे। किसने? थॉमसन ने किए थे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा और देखेंगे कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण और कांस्य और लोह युग का त्रिगुणी विभाजन क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था। इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम इनका ये था, क्या नाम था इनका? इनका पूरा नाम ये था, एक मिनट दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था ये था, ठीक है, क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन था, ठीक है। बस इनके बारे में आप इतना ही आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो आप इसके आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपको मध्य पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। क्या है? तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में आप इसको इतना याद रखेंगे। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। क्या है? तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ? तो आदमगढ़, होशंगाबाद और मध्य प्रदेश जो होशंगाबाद है, और तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। कहाँ से? तो आदमगढ़, होशंगाबाद, यानी कि आदमगढ़ होशंगाबाद से, ठीक है। और कहाँ पर? तो राजस्थान के भीलवाड़ा से मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, जस्ट कहाँ पढ़े थे? तो आदमगढ़ पढ़े थे। कहाँ? आदमगढ़ में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो बस इसका आप लोग आदमगढ़ में पढ़े थे, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ? आदमगढ़ से। कहाँ? आदमगढ़। कहाँ? आदमगढ़। तो यानी कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ पर है? तो आदमगढ़ है। कहाँ है? तो आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ था? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में था, ठीक है। तो इसको आप इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसको हम लोग देखेंगे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुआ था
दाह से और सराय नहर से प्राप्त हुआ था। महदाह और सराय नहर से प्राप्त हुआ था। महदाह और सराय नहर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? महदाह और सराय नहर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से? महदाह और सराय नहर से प्राप्त हुआ था। क्या? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, कहाँ से? महदाह और सराय नहर से प्राप्त हुए थे। महदाह से और सराय नहर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको और आगे देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे कि डिस्कशन देखने का प्रयास करेंगे कि मध्य पाषाणकालीन महदाह कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, जो बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको याद रखिए, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, कि मध्य पाषाणकालीन जो कि महदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित प्राप्त हुए थे। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, आगे हैं कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने देखा, सेम क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सराय नहर राय से और महदाह दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। सराय नहर और महदाह दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसमें आप सराय नहर भी याद रखेंगे और महदाह भी याद रखेंगे। ठीक है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सेम पहले भी क्वेश्चन हम लोग आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से निकले हैं? तो इसको आप देखेंगे कहाँ से निकले हैं। तो दमदमा से यानी दमदमा से कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। ठीक है, दमदमा से निकले हैं। ठीक है, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे क्या है भाई, इसके में देखेंगे। ठीक है, कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर है, वो जस्ट है यहाँ पर है। सराय नहर और महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में 3 जगह, कहाँ? सराय नहर, महदाह और दमदमा में उत्खनन हुआ। कहाँ हुआ था? उत्खनन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 3 जगह में उत्खनन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद और देखेंगे। ठीक है, तो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सौधान ज्ञात हुए हैं। ठीक है, सोच सकते हैं कि 41। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा है। ठीक है, तो कहाँ से? तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित कहाँ पर? सराय नहर, महदाह और दमदमा का उत्खनन हुआ था, जहाँ से दमदमा से हमको मिला है। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखेंगे, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी? मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। दोस्तों, अगर मेरा थ्योरी का क्लास नहीं देखे होंगे तो आप पहले थ्योरी का क्लास देख लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी महसूस होगा। ठीक है, तो पहले आप उस क्लास को देख लें, उसके बाद क्वेश्चन को MCQ करें। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है? तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ हुई थी? तो जस्ट बताए थे कहाँ पर हुई थी, बताएंगे। नवपाषाण काल में हुई थी, या मध्य पाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में हुई थी। एक कहाँ पर हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। कहाँ? नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कहाँ? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए थे, यानी कि नवपाषाण काल में ही कृषि कार्य पूरी तरीक़ा से हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या 9 क्या बोलता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर, या शिवालिक की पहाड़ी पर, या नल्ला मलाई की पहाड़ी पर, या नर्मदा घाटी पर। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी, नल्ला मलाई, तो दक्षिण भारत की बातें हो रही है। ठीक है, जबकि शिवालिक और नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी कहाँ? तो नर्मदा घाटी से जो सर्वप्रथम जो कि मानव का साक्ष्य मिला था, कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक, कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे दोस्तों, क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी खोज पुरातात्विक अरुण
सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, कि होशंगाबाद कहाँ से, हथनौरा से। ठीक है, होशंगाबाद हथनौरा से। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो जस्ट एक पढ़े थे, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो जस्ट अभी पढ़े हम लोग को, कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, तो आप उसी के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सर्वप्रथम क्या अनाज था, हम तो जस्ट पढ़े थे, गेहूँ था, चावल था, जौ था, बाजरा था। क्या था, तो जौ था। क्या था, तो जौ था। क्या था, तो जौ था। जौ हमारा सबसे पहला जो कि हुआ था, क्या होता है, जौ हुआ था। क्या, जौ हुआ था। ठीक है, वही करेगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो जौ था। क्या था, जौ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे क्या है। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या था, जौ था। ठीक है, जौ था। क्या था, तो जौ था। तो इसमें देखेंगे कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, स्वर्धम, राई, जई था। ठीक है, जबकि हमको केवल इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जौ, गेहूँ, चावल। ठीक है, अगर आपको जौ नहीं देता है तो गेहूँ ऑप्शन रहेगा, गेहूँ ने चावल मार दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, 12 देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, कोल्डी हवा से, या लहुरा देव से, या मेहरगढ़ से, या टोकवा से। कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, बताएंगे। तो ये प्राप्त हुआ था लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था लहुरा देव से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से, लहुरा देव से प्राप्त हुआ था। ठीक है, वही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उप महाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले, कहाँ पर है, तो संत कबीर जिले में है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, संत कबीर जिले में स्थित कहाँ है, तो लहुरा देव है। यानी कि लहुरा देव कहाँ स्थित है, तो लहुरा देव कहाँ हमारे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, यहीं से क्या हुआ था, यहीं से हमको सबसे पहले क्या हुआ था, तो मतलब कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, हमको कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद इसमें और देखेंगे। ठीक है, और इसमें उल्लेखनीय यानी कि उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपों का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, यानी कि इस नवीनतम खोज के पूर्व, इसके खोज के पहले की कह रहा है, कहाँ पर ही, तो कहाँ पर कह रहा है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। कहाँ पर कर रहा है, मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान की बात कर रहा है। कहाँ पर, मेहरगढ़ पाकिस्तान की बात कर, इसके पहले। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, आगे क्वेश्चंस क्या है हमारा, 30 नंबर के, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त, सेम क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त हुआ था, अभी जस्ट बताएंगे दोस्तों कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सेम वही है इसमें। और आगे देखते हैं कि अगला क्या है, तो उसके बाद है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, सेम क्वेश्चन वही आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ था, आप बता सकते हैं लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, या मुंडी गाँव से। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे आप बता सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, कृषि के बारे में बताया जा रहा है, तो कहाँ पर ही, मुंडीगाग से, मेहरगढ़ से, मुंडीगाग से, मेहरगढ़ से, या दम
सादत से या बालाकोट से या अमृत से, कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुआ था कहाँ से हमको? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं हमारा क्या है, तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो भारत में कहाँ? तो भारत में कहाँ? भारत में, तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दमसदात से, या किल्ली गुल मोहब्बत से, या मेहरगढ़ से। जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कहाँ से? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता हो गया होगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सब। उस स्थान के नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम अस्थायी, जस्ट हमारा सेम वही क्वेश्चन हमारा है कि सेम अस्थायी जीवन कहने का मतलब कहाँ पर अस्थायी जीवन? जहाँ तो कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था हम, तो सेम वही क्वेश्चन है। सेम कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारा हुआ था मेहरगढ़ से। कहाँ पर हुआ था? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ? मेहरगढ़ से, ठीक है। वही करेगा, प्राचीनतम अस्थायी जीवन प्रमाण मिले कहाँ से मिले थे? तो मेहरगढ़ से मिले थे। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिले थे, ठीक है। उसके बाद मिले थे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त मिलते हैं? तो ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? औदे से, बौरी से, बागौर से, या लखनिया से। कहाँ से मिलते हैं? तो क्या क्या बोल रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण, पशुपालन कहाँ से? तो बागौर से। कहाँ? बागौर से प्राप्त हुए। कहाँ पर? बागौर से प्राप्त हुए थे। कहाँ? बागौर से। तो बागौर कहाँ है? तो इसके बारे में और देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि मध्य पाषाण कहते हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य होने लगा था, ठीक है। और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर से, ठीक है। तो ये हमें पता हो गया हमारा कि बागौर कहाँ पर है। बागौर की बात हो रही है तो बागौर कहाँ? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित, जहाँ पर स्थित जगह है बागौर, वहीं से सबसे पहले मिले थे, ठीक है। क्या? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक मतलब कि ताम्र युग, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ठीक। किसको कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और देखते हैं क्या है, वही सेम है कि ताम्र पाषाण युग को कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसको देखते हैं, हम लोग सब देखने का प्रयास करते हैं क्या है। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। नंबर 2, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। नंबर 3, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जबकि चौथा है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृत भाग मिले हैं जिन पर सामान्यतः जो सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था? आहार सभ्यता के बारे में पूछा जाता है। आहार सभ्यता यानी कि राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोलता है? आहार सभ्यता के बारे में कह रहा है, किसकी? आहार सभ्यता के बारे में आहार सभ्यता के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित थे, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा गलत है, ठीक है, ये गलत है। जबकि धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था के एक साधन था, बिल्कुल सही था कि यहाँ पर धातु का काम जो था, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन था, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ से काले रंग के यानी कि यहाँ से काले रंग के मृत भाग मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि इसमें 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। आहार सभ्यता के बारे में यही कहा जा रहा है कि आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। यहाँ से काले
लाल रंग के मृत पहाड़ मिले हैं जिन पर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। बिल्कुल, ये आपका 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ डिस्कशन भी है, शायद उसको देखने का प्रयास करेंगे, हम लोग सब देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आप क्यों उतना ही याद रखिए, उससे से आपका काम चलेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? आर्मी से, मेहरगढ़ से, कोट कोटजी कोट कोटजी कोटदी जी या कलीबगा से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसको आप लोग बताने का प्रयास करें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किसके बारे कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति कहाँ से? तब पाषाण सांस्कृतिक से लेकर, यानी कि पाषाण संस्कृति, इसको अगर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक की बात करें कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, यानी कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्या है, अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि मेरा आप थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो काफ़ी आपके लिए जो कि आपके लिए आसान बना देगा। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, इसको आप बताएंगे। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, इसको आप बताएंगे। किसने किया था? KD वाजपेयी ने किया था, या BS वाकखंड ने किया था, या फिर HD साकलिया ने किया था, या मार्टियल हिलर ने किया था? किसने किया था? आप इसको आंसर बताएंगे। इसको किसने किया था? तो HD साल्किया ने। किसने किया था? HD साल्किया के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने, यानी कि नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो HD साल्किया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। इसमें देखेंगे, थोड़ा इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो नौदा टोली है कहाँ पर ही, इसको सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर ही है? तो मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD कालकिया ने कराया था। कहाँ के? तो पूना के प्रोफेसर थे, उसने इसको कराया था। ठीक है, यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि नौदा टोली जो मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज जो पूना के प्रोफेसर कौन थे? HD साकलिया ने किया था। ठीक है, बस आपको उसको इतने इसमें याद रखना है। ठीक है, सेम है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, कहाँ अवस्थित है आप बताएंगे, कहाँ पर अवस्थित है? तो जस्ट पढ़े थे, कहाँ पर है? गुजरात में है, या महाराष्ट्र में है, या छत्तीसगढ़ में है, या मध्य प्रदेश में? कहाँ है? तो जस्ट हम लोग पढ़े थे कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में हम पहले देख चुके, पढ़ चुके हैं। तो इसको आगे देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कैसे की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, या मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, या मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे कैसे किया गया था, इसको कैसे किया गया था। तो इसको किया गया था मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसको? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसको किया गया था। ठीक है, यानी कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। ठीक है, इसके रूप में इसको की गई थी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, तो इसमें रखा गया है कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। ठीक, और इन समाधियों को भी विशाल खंडों से निर्मित हैं। बृहद पाषाण को मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के, जैसे कि शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन और अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ मेर आदि है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सब याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि राख का टीला किसका है? तो राख का टीला के बाद किसकी? तो राख का टीला बोल रहा। ठीक है, किसको? तो राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखो, नवपाषाणिक की बात हो रही है, तो राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुई है, इसको आप बताएंगे। दोस्तों, कहाँ से हुआ था, मिला है? तो जैसे कि बुद्धि हाल से, या संगन कल्लू से, या कोरडी हवा से, या ब्रह्मगिरी से। कहाँ से मिला हुआ था?
कहाँ से मिला हुआ है, तो इसको मिला हुआ है संगन कल्लू से। कहाँ, संगन कल्लू से इसको मिला हुआ है, ठीक है। कहाँ से, संगन कल्लू से, यानी कि राख का टीला कहाँ से मिला, संगन कल्लू से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में और हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे क्या इसके बारे में है। तो कहाँ पर यह संगन कल्लू कहाँ पर है, तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में। कहाँ पर है, तो मैसूर के पास, कहाँ पर, मैसूर के पास एक बेलारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरा स्थल से राख का टीला प्राप्त। किसका, राख का टीला प्राप्त हुआ। कहाँ से, कर्नाटक में मैसूर के पास एक बेलारी जगह है, वहाँ से जो है राख का टीला प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जस्ट हम लोग थ्योरी में, आप लोग अगर थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले मेरा थ्योरी का क्लास आप देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाएं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शिल्प चित्रों के लिए, या खनिज के लिए, या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उपागम स्थल है, किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताएंगे। तो ये हमारे लिए किसके लिए, गुफाओं के शिल्प चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका प्रसिद्ध है, ठीक है। भीमबेटका किस प्रसिद्ध है, गुफाओं के शिल्प चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका जो कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, ठीक है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं, ठीक है। और अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, ठीक है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 27 नंबर, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ठीक है। तो चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सेम है। तो चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आप बताएंगे, जस्ट पढ़े हम लोग, कौन सा प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए, ठीक है। कौन सा प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, ठीक है। कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो बताएंगे भोपाल में, पंचमढ़ी में, या सिंगरौली में, या अब्दुल्लागंज रायसेन में। जस्ट पढ़े थे रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है, ठीक है। सेम हम लोग पढ़ के जस्ट अभी आए हैं ऊपर से ही। उसके बाद देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। जस्ट पढ़े हम लोग, कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताएंगे, घनघरिया से, या भीमबेटका से, या लेखाहिया से, या यादमगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं आप बताएंगे, अभी जस्ट पढ़े हैं। ये हमारे कहाँ से मिला हुआ, तो भीमबेटका से मिला हुआ, कहाँ, भीमबेटका से मिला हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चित्र प्राप्त हुए, ठीक है, जस्ट पढ़े कहाँ से, भीमबेटका से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। किसने किया था, जैसे ऑप्शन है, पहला है कि माधव स्वरूप वत्स, एस.टी. सकालिया, या बी.एस. वाककर, और बी.एन. मिश्रा। किसने किया था आप बताएंगे, किसने किया था, किसको, तो भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। किसने किया था, तो इसको खोजने वाले कौन थे, बी.एस. वाककर थे, बी.एस. वाककर थे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे क्या है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखेंगे, ठीक है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है, और इसकी खोज किसने किया था, तो बाकलर, यानी बी.एस. बाकर ने किया था, ठीक है। और यूनेस्को ने, इसके बाद यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित भी किया, यानी कि हमारे भीमबेटका जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित भी है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा था, ठीक है। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। किसने खोज किया था, वही है कि डॉक्टर विष्णुधर
वाकन कर ने, डॉक्टर विष्णुधर वाकन ने इसकी खोज की थी। डॉक्टर विष्णुधर वाकर खोज, यही BS वही नाम है, सेम है, ठीक है। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर है, ठीक है, यही नाम है सेम जो यहाँ पर देखे थे आप लोग से, यहाँ जो यहाँ देखे थे ना BS करके, तो BS वही हो गया, वाकन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 देखेंगे, ठीक है। 32 में क्या बोलता है इसको देखेंगे। 32 में बोलता है कि गैरिक मृतभार पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कब हुआ था? तो गैरिक मृतभार OCP का नामकरण हुआ था। नामकरण कैसे हुआ था इसके बारे में देखेंगे, कहाँ पर हुआ था। जैसे हस्तिनापुर में या अहिच्छत्र में या नूह में या लाल किला में, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। गैरिक मृतभार पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ? तो हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभार के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृतभार सांस्कृतिक OCP कहा गया, ठीक है। और BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृतभार भार प्राप्त किया, ठीक है, और वही इसका नामकरण हुआ, ठीक है। वहीं से क्या हुआ? नामकरण हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, ठीक है। वही कह रहा है, कह रहा था गैरिक मृतभार पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कहाँ पर होता? हस्तिनापुर में हुआ था, और हस्तिनापुर में सर्वप्रथम इसको किया गया था, ठीक है, किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा? 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, ठीक है। यानी ताम्रसम काल में बोला, ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है। ताम्रसम काल के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे। तो जो आज भी परंपरा चल रहा है, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर, कैसे करते थे, जो आज भी देखा जाता है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर आज भी मृत को उत्तर से दक्षिण की ओर ही रखा जाता है, ठीक है। तो ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को कैसे रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसको रखते थे, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन देखेंगे क्या है। तो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक जोरवे सांस्कृतिक, ठीक है, के निवासा दायमाबाद, कोठे, चंदेली और इनामगांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में मिट्टी की हंडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए यहाँ से, ठीक है। कहाँ पर है? तो जोरवे सांस्कृतिक, जो कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन यहाँ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वधान से प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कि मानव के कंकाल के साथ कुत्ते को भी कंकाल भी प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी दफनाए जाने के बाद। कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये हमारा बुर्ज होम, कहाँ पर यह? तो बुर्ज होम से मिले हुए, कहाँ से? एक मिनट, बुर्ज होम से ये हमको मिला है, ठीक है, ठीक है। तो क्या? तो मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला, कहाँ? तो बुर्ज होम से मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देखेंगे हम सब, कहाँ पर है। तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित, कहाँ है? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल का स्वधान प्राप्त हुआ, ठीक है। और गर्तावास जो गड्ढों वाला घर भी यहीं से प्रमुख विशेषता, यानी गड्ढों वाला घर की भी प्रमुख विशेषता यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? जस्ट अभी हम पढ़े हम लोग सब। तो कहाँ से मिला हुआ है? ये बुर्ज होम से मिला हुआ, ठीक है। कहाँ से? बुर्ज होम से मिला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 36 देखेंगे, ठीक है। अब जस्ट पढ़ें कि गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला? गर्तवास का साक्ष्य गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जस्ट हम लोग पढ़े से कहाँ से मिला हुआ है? ये बुर्ज होम कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, वहीं से इसको हमको मिला हुआ है, ठीक है। आगे जो देखेंगे, ठीक है, निम्नलिखित, ठीक है, इसको बोलते हैं कि निम्नलिखित
निम्नलिखित युग्मों पर महत्वपूर्ण विचार कीजिए, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल और एक तरफ है ख्याति का कारण, ठीक है। जैसे कि बुर्ज होम है, चंद्र केतुगढ़ है और गणेश्वर है। इधर लिखा हुआ है ख्याति कारण में कि शैलकृत देव मंदिर है, टेराकोटा कला है या ताम्र कलाकृतियाँ हैं। यानी बताया जा रहा है कि बुर्ज होम में क्या है, तो शैलकृत देव मंदिर है, या चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा कला है, या गणेश्वर गणेश्वर में ताम्र कला कृतियाँ हैं। क्या हैं, तो इसको आप बताएंगे। इसमें आप बताएंगे कि बुर्ज होम में शैलकृत देव मंदिर तो है नहीं, ठीक है। चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा की कला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिनट। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा की कला है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर में क्या है, तो ताम्र कला कृतियाँ हैं, ठीक है। ये दोनों आपको सही है, ठीक है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ में क्या है, तो टेराकोटा कला है और गणेश्वर में ताम्र कला कृतियाँ हैं, ठीक है। इसको आगे देखेंगे, इसमें हम थोड़ा विशेष रूप देखेंगे, ठीक है। ये है, एक मिनट। बुर्ज होम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, पहले जान गए, ठीक है। और उसके बाद है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ देखेंगे चंद्रकेतुगढ़ जो पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है, जो प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है। और इसके बारे और देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है कि और जो कि यहाँ पर है, तो विधाधारी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा काल के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक और था इसमें गणेश्वर, ठीक है। तो गणेश्वर देखेंगे फिर, गणेश्वर जो राजस्थान प्रांत में स्थित है, ठीक है, एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही आप देखिए, ठीक है, याद रखिएगा उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उसके बाद है कि विंध्य क्षेत्र कहने का मतलब है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिला श्रेय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, कहाँ से प्राप्त हुए हैं आप बताएंगे, इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कहाँ से। तो मोरहाना पहाड़ से, या घंघरिया से, या बघी खोर से, या फिर लेखिया से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये लेखिया से प्राप्त हुआ, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल, तो लेखिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ, ठीक है, कि एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक, ठीक है, पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र की, कहाँ पर है, तो विंध्य क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। विंध्य क्षेत्र की लेखिया के शिला श्रेय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के आंतरिक 17 मानव कंकाल प्राप्त, कितने, तो 17 मानव जो कि कंकाल प्राप्त हुए, ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है, ठीक है, अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हुए, ठीक है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल अवस्थियाँ मिली, इनके अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण बी को आप बताइए, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ठीक है। पहला बात बोल रहा, ठीक है, कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, बिल्कुल सही है, प्रव्रजन किया, यहाँ पर बिल्कुल सही है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर देखे जाए तो हमारा दोनों कथन सही ही है, ठीक है। क्या है, दोनों कथन सही है। पहला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण भी था, ठीक है। और विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी के प्रव्रजन
में किया गया, ठीक है। यानी कि दोनों हमारा सही, यानी कथन भी और कारण दोनों हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों हमारा सही है। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी का पर्यटन किया, बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है। इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेम लिखा हुआ है कि जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया, ठीक है। इसके कारण बता रहा है जी आर शर्मा उनके द्वारा इस चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय, किसका है भाई संकलन कार्यालय है, तो इसको आप बताएंगे, ठीक है। किसकी है, संस्कृति की है या पर्यटन की है या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है या मानव संसाधन विकास का है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, किसके हैं संकलन कार्यालय है, तो ये सांस्कृतिक का है, किसका है, तो सांस्कृतिक का, किसका है, तो सांस्कृतिक का है, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय में से इसका जो कि संकलन कार्यालय है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसका क्या है, वही बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, किसका है, तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत में ये काम करता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किससे माना, भारतीय पुरातत्व का जनक किससे माना जाता है, इसको बताएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है या जॉन मार्शल को माना जाता है या मार्टिमर हिलर को माना जाता है या जेम्स प्रिंसेस को माना जाता है, किससे माना जाता है, तो आप इसको बताएंगे। किसको माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किससे माना जाता है, आप बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो ये माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा और देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, आप इसको आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, गुवाहाटी में है या बस्तर में है या भोपाल में है या चेन्नई में, कहाँ पर है, गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में, कहाँ पर है, तो ये हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हमारा भोपाल में, कहाँ पर है, तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हमारा भोपाल में, कहाँ पर है, तो भोपाल में है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, क्या नाम कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम कर दिया गया है, कहाँ पर है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। थ्योरी क्लास का चैनल नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लें, उसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ाया हूँ ताकि आपको MCQ क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों बस जय हिंद दोस्तों। यदि मेरे चैनल्स को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।